हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है फॉर दिस चैप्टर। तो फर्स्ट यू वॉच द लेक्चर 1 फॉर दिस चैप्टर एंड देन यू कम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट कैन यू गेस बाय द नेम? जब हम नाम सुनते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इससे हम क्या गेस कर सकते हैं कि ये मोशन से रिलेटेड कोई लॉ है, क्योंकि ये लॉ ऑफ मोशन है, यानी कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर लॉ है। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट को देखने से पहले, को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट अपना साइकिल को चला रहा है एंड कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है? पेडलिंग कर रहा है। सो व्हेन ही इज पेडलिंग, what he is actually doing, he is actually applying force. So when we are talking about pedaling, he is actually applying force. तो वो कंटिन्यूसली फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है साइकिल पर, और तभी ये साइकिल किस स्टेट पर है? मोशन में है। ठीक है, ये तो मैं अपरेंटली मुझे यही दिख रहा है, नो डाउट इन दिस, कि इस साइकिल को मोशन में कंटिन्यूसली रखने के लिए ये साइक्लिस्ट को क्या करना पड़ रहा है? कंटिन्यूसली ही हैज टू अप्लाई फोर्स ऑन द पेडल। और जैसे ही वो पेडल करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे वो साइकिल का स्पीड डिक्रीज करने लगता है, और फिर ग्रेजुअली वो क्या किस स्टेट में आ जाता है? रेस्ट के स्टेट में आ जाता है, नो डाउट। तो आम आदमी को, एक साधारण आदमी को क्या लगेगा कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन में रखना है, जैसे साइकिल को अगर मोशन में रखना है, तो मुझे कंटिन्यूसली उसमें क्या अप्लाई करना पड़ रहा था? फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, कि कंटिन्यूसली मुझे पेडलिंग करना पड़ रहा था। तो अगर मैं फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो धीरे धीरे वो रेस्ट में आ जाएगा। तो साधारण आदमी को तो यही लगेगा कि मोशन में रखने के लिए कॉन्स्टेंटली मुझे फोर्स लगाते रहना है, और ऐसा ही लोगों को लगता था। लेकिन एक वैज्ञानिक जिनका नाम है गैलीलियो, उनको ऐसा नहीं लगता था। उनको क्या लगता था? उन्होंने क्या कहा कि कोई भी बॉडी को अगर हम मोशन में ला दिए, एक बार पेडल करके उसको हम मोशन में ला दिए, जस्ट वंस आई हैव pedaled and I have set this body into motion, then it will continuously remain in the same state of motion. वो for infinite amount of time वो continuously वो motion के state में ही रहेगा, infinite, कभी भी वो नहीं रुकेगा अगर एक बार हम पेडल मार दिए। शर्त ये है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई रोकने वाला फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए। यानी अगर कोई रोकने वाला फोर्स, कोई ऑपोजिंग फोर्स इस बॉडी पे नहीं लगेगा, तो एक बार ही हम इसमें अगर फोर्स लगा देंगे तो वो हमेशा के लिए मोशन में चलते रहेगा, बार बार मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये गैलीलियो ने बोला, और ना मैं लिख देता हूँ गैलीलियो। और ये जो लॉ उन्होंने दिया, इसको बोला जाता है गैलीलियोज लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है तुम्हारे चैप्टर के लिए। तुम्हारे चैप्टर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो आया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये गैलीलियो का ही लॉ से आया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया से ही आया, इसीलिए इसको थोड़ा स्टडी करना जरूरी है। तो गैलीलियो ने तो बोल दिया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो ये साइकिल हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो लोगों ने उस पर हंसा, बोला कि तो यहाँ पे तो कोई रोकने वाला फोर्स, इसको कोई रोक रहा है साइकिल को, वो तो ब्रेक भी नहीं मार रहा है, फिर भी साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगा। तो कहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? उससे पूछा गया कि साइकिल को तो हम पेडल मार देंगे, वो तो इनफाइनाइट समय तक कहाँ चल रहा है, वो तो रुक जा रहा है विदाउट बीइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। लेकिन उन्होंने बोला कि ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कौन ऑपोजिंग फोर्स उस पर लगा रहा है? यस, बहुत लोग, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, तुम लोग को पता है कि जमीन पर जब बॉडी मोशन में चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो जहां पे कांटेक्ट हुआ है लैंड के साथ इस व्हील का, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग। विच फोर्स इज एक्टिंग? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब गैलीलियो ने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसका नाम है फ्रिक्शन, जो कंटिन्यूअसली इस साइकिल को रोकने की कोशिश कर रहा है। और मेरा लॉ क्या है? मेरा लॉ है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब ही वो इनफाइनाइट टाइम के लिए मूव करता रहेगा। लेकिन यहाँ तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है। फिर लोगों ने पूछा कि यानी आपका मतलब ये है कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहे, एग्जिस्ट नहीं करे दुनिया में, तब आपके अनुसार एक बार पेडल मार दूं तो क्या साइकिल हमेशा के लिए चलता रहेगा? गैलीलियो ने कॉन्फिडेंटली बोला, हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा
So this cycle will continuously move for infinite time, because to keep a body in motion we need not, ये गैलीलियो ने बोला, we need not continuously apply the force. एक बार फोर्स लगा दिया तो उसी मोशन से, उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम स्पीड, बट एन एक्सटर्नल फोर्स शुड नॉट बी अप्लाइड. ठीक है, तो इसी चीज को न्यूटन ने थोड़ा एनालाइज किया. न्यूटन ने थोड़ा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके अपना स्टेटमेंट दिया लॉ के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. देखो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा. According to Newton's first law of motion, if a body is in the state of rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट के स्टेट में है, it will remain in the state of rest. वो रेस्ट के स्टेट में ही रहेगा. अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. And if it is in the state of motion, अगर वो मोशन के स्टेट में है तो क्या होगा? It will remain moving in the same direction. वो सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा विद द सेम स्पीड, और स्पीड भी उसका चेंज नहीं होगा, हमेशा वो सेम स्पीड में मूव करता रहेगा, सेम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. शर्त क्या है? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल बाहरी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तब तक ही. अगर बाहरी फोर्स एक्ट कर जाएगा तो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा और उसका स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो सकता है. इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोला कि मैं जो लॉ बोल रहा हूं ये तभी है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी में, तब तक उसका स्टेट ऑफ रेस्ट और उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. देखो बहुत सिंपल है. अगर एक सरफेस के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स किस स्टेट में है? रेस्ट में है. तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होता. क्या बिना फोर्स लगाए अपने आप ये बॉक्स मूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है. यानी इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब ही ये बॉक्स मोशन के स्टेट में आया. तो ये तो सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, इसमें कठिन क्या है? तो सबको पता है कि अपने आप कोई चीज मूव नहीं करेगा, उसमें फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगा. लेकिन ये सबको पता है, लेकिन इसको स्टडी करना, ऑब्जर्व करना और एक लॉ के फॉर्म में देना, दिस इज व्हाट फिजिक्स इज. और इसीलिए ये एक लॉ बना कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही वो रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. सेम थिंग अप्लाइज फॉर अ बॉडी इन मोशन. सपोज देयर इज अ बॉल रोलिंग. कोई बॉल है, उस पर एक बार हमने फोर्स लगा दिया, अब वो बॉल मूव कर रहा है, इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो ये जब मोशन के स्टेट में है तो अगर धीरे धीरे, तो अगर कोई इसको रोकने की कोशिश ना करे तो ये बॉल हमेशा सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड से मूव करेगा. लेकिन धीरे धीरे उसका स्पीड डिक्रीज जरूर कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे जमीन के साथ उसका जो कॉन्टैक्ट बना हुआ है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग विच इज ट्राइंग टू अपोज दिस मोशन. तो देयरफॉर द बॉल स्टॉप्स. But if there is no friction, then this ball will never stop. It will continue to move with the same speed and in the same direction. And this is what Newton's first law says. I think Newton's first law सबको समझ में आ गया है और इस स्टेटमेंट को एकदम रट लेना. ओके, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है स्टेट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसे पूछ सकता है. इस बार जो काउंसिल से क्वेश्चन पेपर आया था 2020 में फॉर द फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9, देयर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डायरेक्ट पूछ दिया था. ठीक है, तो जिन लोगों ने सेकेंड लॉ याद किया था, सेकेंड लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो यानी डायरेक्ट स्टेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो तुमको रट लेना है स्टेटमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लॉज और एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन. तुमको एकदम स्ट्रेट अवे इसको रट लेना है. वॉट एवर इज रिटन एग्जैक्टली यू हैव टू राइट दैट, बिकॉज इट इज अ लॉ. यू कैन नॉट write it in your own words, rather you should not try to write it in your own words. Try to write exactly what is written. Next topic is inertia. Inertia का definition पढ़ते हैं. The property of an object. किसी भी object का वो property का मतलब वो गुण, उसका एक inherent गुण होता है, मतलब internal गुण होता है, उसमें already वो गुण रहता है. By virtue of which मतलब जिसके वजह से, by virtue of which it neither changes its state nor it tends to change its state is called inertia. मतलब inertia क्या है? किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो गुण है
जिसके वजह से वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किसी भी प्रॉपर्टी का, बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी है, बाहर का प्रॉपर्टी नहीं है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है, आई नो इट इज नॉट क्लियर, वेरी क्लियर, बट अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, आई गारंटी दैट सबको समझ में आ जाएगा इनर्शिया क्या है। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक पत्थर है, काफी बड़ा पत्थर है। इस पत्थर को तुम्हें मूव कराना है तो तुम एक फोर्स लगाओगे। सपोज तुमने फोर्स लगाया तो तुम्हें मेहनत करना पड़ रहा है। क्या मेहनत, तुम ये इजीली मूव कर जाएगा ये स्टोन? नहीं, क्योंकि बड़ा स्टोन है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, उसको काफी धक्का, तुम्हारा पसीना गिरेगा। यानी तुम्हें ये फील होगा कि ये जो पत्थर है ये मूव करना नहीं चाहता है, ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट ही में रहना चाहता है, ये मोशन में नहीं आना चाहता है। तुमको ये फील होगा, इसीलिए तुम्हें काफी मेहनत करना पड़ रहा है, इजंट इट? तो ये जो स्टोन के अंदर एक इनहेरेंट चाहत है, ये तुम्हें फील होगा ना, ये स्टोन के अंदर एक इनहेरेंट चाहत है, एक डिजायर है। अब ये डिजायर वर्ड यूज मत कर देना एग्जाम में, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ओके? ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें डिजायर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए ये टर्म को यूज कर रहा हूँ। तो ये स्टोन में एक इनहेरेंट चाहत है, एक डिजायर है, ऐसा तुम्हें फील होगा कि ये मूव नहीं करना चाहता है, ये अपने स्टेट में रहना चाहता है, इसीलिए तुम्हें मेहनत करना पड़ता है, और ज्यादा फोर्स लगाने से ही वो फिर मूव कर जाएगा। तो तुम्हें महसूस होगा कि ये तो मूव करना नहीं चाह रहा था, और अगर ज्यादा बड़ा पत्थर ले लोगे, उससे भी बड़ा, तो तुम्हें तो ऐसा महसूस होगा कि इसमें तो और ज्यादा चाहत है, इसको तो मूव कराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें तो ज्यादा फोर्स लगाने से भी ये मूव नहीं कर रहा है। यानी ये जो इनहेरेंट चाहत है इसमें कि ये मूव नहीं करना चाहता है, ये जो जिद इसमें है कि हम मूव नहीं करेंगे, ये जिद इसमें ज्यादा है। Now these words zid and this desires are, I'm using it to explain you only, okay? Don't use them in your exams. तो इस जो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, जिसके वजह से वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। वो रेस्ट में अगर है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहता है। अब तुम देखो, दो एग्जाम्पल मैंने दिया, एक छोटा स्टोन, एक बड़ा स्टोन। तो बताओ तो किसमें ये इनर्शिया, यानी ये चाहत, ये डिजायर जिसको हम इनर्शिया बोल रहे हैं फिजिक्स में, वो किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली बड़ा स्टोन में इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि उसको मूव कराना ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसको उसमें इनर्शिया ज्यादा है। तो वेरी क्लियर कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ये छोटा स्टोन का मास कम, उसमें कम इनर्शिया, बड़ा स्टोन का मास ज्यादा, उसमें ज्यादा इनर्शिया। तो इसीलिए रेड में यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। मोर द मास ऑफ द बॉडी, मोर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आई होप नो डाउट। सिमिलर थिंग हम देखेंगे, ये तो रेस्ट का एग्जांपल हो गया। इस इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट ही में रहना चाहता है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन भी एक टाइप का इनर्शिया होता है। इसको समझते हैं एग्जांपल से। कोई पत्थर है, छोटा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, दोनों पत्थर तुम्हारे तरफ आ रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से। तो किस पत्थर को रोकना ज्यादा इजी होगा? तुम अगर छोटा पत्थर को रोकने की कोशिश करोगे तो मेहनत जरूर लगेगा, तुमको थोड़ा मेहनत करना होगा छोटा पत्थर को भी रोकने के लिए। छोटा मीन्स इट इज नॉट वेरी छोटा ऑल्सो, सपोज इट इज ऑल्सो बिग स्टोन, तो उसको रोकने के लिए भी तुम्हें मेहनत करना जरूर होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा मासिव स्टोन आ रहा है, एकदम पहाड़ जैसा बड़ा स्टोन तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्या उसको रोकना इजी है तुम्हारे लिए? उसको रोकने के लिए बहुत मेहनत करना होगा और हो सकता है नहीं भी रोक पाओ। यानी ये जो मोशन में था, ये बॉडी, ये पत्थर, वो किस स्टेट में रहना चाहता है? वो मोशन ही में रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मुझे रोका जाए। ये इसमें एक डिजायर है कि मैं नहीं रुकना चाहता, मुझे मत रोको। स्टोन मानो ऐसा बोल रहा है। और ये चाहत किस स्टोन में ज्यादा? बड़ा स्टोन में ज्यादा। यानी ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं, जो चाहत, जिस वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, डिजायर में यूज कर रहा हूँ, द डिजायर टू स्टे इन मोशन, उसको वो एक्चुअली फिजिक्स में वो कौन सा वर्ड है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन किस स्टोन में ज्यादा? बड़ा स्टोन में ज्यादा। तो यहाँ भी मुझे क्या पता चल रहा है कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो वेरी क्लियर कि चाहे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, बोथ टाइप्स ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी।
I hope the definition is clear. If you read the definition once, it will be clear more. It is a property of the body by virtue of which it neither changes its state nor it tends to change its state. It's called inertia. It is the inherent property of every object. तो अभी मैंने जो डिस्कस किया, there are two types of inertia: inertia of rest, inertia of motion. क्या है inertia of rest? If your body is in the state of rest, it will remain at rest unless an external force is applied. जब तक external force हम नहीं अप्लाई करते हैं, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा. उसे हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं inertia of rest. Inertia of motion क्या है? A body in a state of motion continues to be in the state of motion with the same speed in the same direction in a straight line unless an external force is applied to it to change its state. तो ये जो उसका प्रॉपर्टी है कि वो मोशन में है और वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, यानी वो सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से मूव करना चाहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसमें ना लगे, then this property is known as inertia of motion. I hope both the inertias are clear, very easy to understand also. कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. एग्जाम्पल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि ये जो लिख देगा, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको लिख देगा और लिख देगा गिव रीजन. क्वेश्चन तुम्हें पूछ देगा, तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन लिखना है अपने से. एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड्स. तो ये सब हमने एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो ट्रेन में तो हम आई थिंक ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ यू हैव ट्रेन में चढ़े ही हैं. तो ट्रेन में मान लो तुम ऐसे खड़े हो और ट्रेन या बस, कोई भी कुछ भी व्हीकल हो सकता है, बस में तुम ऐसे खड़े हो और बस अभी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, और अचानक से बस स्टार्ट कर दिया या ट्रेन अचानक से स्टार्ट करना मूव हो गया, अचानक से वो स्टार्ट हो गया. देन व्हाट विल हैपन? यू विल फील दैट सडनली तुम पीछे गिर जाने का टेंडेंसी तुम्हें आ जाएगा. तुम पीछे गिर जाओगे या गिरने का टेंडेंसी आ जाएगा. ओके, ये क्यों होता है? तो इसको समझो. तुम अगर रेस्ट में हो शुरू में, तो तुम्हारा होल बॉडी, तुम्हारा पूरा बॉडी किस स्टेट में है? रेस्ट में है, नो डाउट. लेकिन सडनली इफ दिस ट्रेन और दिस बस स्टार्ट्स मूविंग, तो तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी तुम्हारा लेग्स, तुम्हारा पैर, तुम्हारा लेग्स किस स्टेट में आ जाता है? मोशन में आ जाता है. क्योंकि तुम्हारा वो लेग्स किसके साथ कांटेक्ट में है? फ्लोर ऑफ द ट्रेन के साथ कांटेक्ट में है. तो वो तो मोशन में आ गया, इसीलिए तुरंत तुम्हारा लेग्स भी उस मोशन को शेयर कर लेगा, तुम्हारा लेग्स भी मोशन में आ जाएगा. लेकिन तुम्हारा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी तुम्हारे लेग्स के ऊपर का पार्ट ऑफ द बॉडी, वो अभी भी मोशन में तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि वो जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है. इट विल टेंड टू स्टे एट रेस्ट ओनली. वो उसका क्या चाहत रहेगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का, कि मैं रेस्ट में था, मैं रेस्ट में ही रहूं, मैं मूव नहीं करना चाहता. तो ये किसकी वजह से रहेगा? ये प्रॉपर्टी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. और ये इसी रीजन से कि नीचे वाला पार्ट बॉडी का मोशन में तुरंत आ गया, ऊपर वाला बॉडी का पार्ट को टाइम लगा मोशन में आने के लिए. ये जो टाइम गैप हो गया, इसके वजह से तो पैसेंजर क्या हो जाता है? टेंड टू फॉल बैकवर्ड. यही चीज को यहाँ लिखा गया है. एक बार मैं रीडिंग कर देता हूँ, वेरी सिंपल. तुम अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो. एक बार समझ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है. द रीजन इज दैट द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर्स बॉडी इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ट्रेन. यही मैंने बोला कि लोअर पार्ट ट्रेन के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट है. एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, हिज लोअर पार्ट शेयर्स द मोशन एट वंस. उसके लोअर पार्ट यानी उसके लेग्स तुरंत मोशन को शेयर कर देता है. बट द अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये लिखना बहुत जरूरी है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कैन नॉट शेयर द मोशन साइमल्टेनियसली. एक ही साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ अपर पार्ट और लोअर पार्ट कैन नॉट शेयर द मोशन को शेयर नहीं करता है. एंड सो इट टेंड्स टू रिमेन एट द सेम प्लेस. तो अपर पार्ट अपना सेम प्लेस में रहना चाहता है. Consequently, the lower part of the body moves ahead and the upper part is left behind. So as a result of this, what will happen? The passenger tends to fall backwards. Very simple. Another example of this inertia of motion only. When a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start falling out of it.
तो तुमने एक हैंगिंग कारपेट, लटकता हुआ कारपेट को अगर तुम डंडा से पीटोगे तो धूल उससे बाहर निकल, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल आता है। क्यों होता है? द रीजन इज दैट द पार्ट ऑफ द कारपेट वेयर द स्टिक स्ट्राइक्स कम इन मोशन एट वंस while the dust particles settled on the fur remains in the position due to inertia of rest। तुमने एक कारपेट है, कारपेट को डंडा से मारा, ठीक है, कारपेट को मान लो डंडा से मारा, तो जिस पोर्शन ऑफ द कारपेट को तुमने डंडा से हिट किया वो किस स्टेट में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स को तो तुमने, एंटायर डस्ट पार्टिकल्स को तुमने हिट नहीं किया, तो डस्ट पार्टिकल्स विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एज अ रिजल्ट कारपेट मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स जो था वो अपने पोजीशन में ही रहने की कोशिश करेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो वो अलग हो जाएगा एंड डस्ट पार्टिकल्स विल फॉल डाउन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो डस्ट पार्टिकल्स अलग हो गया कारपेट से, तो वो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के वजह से। थर्ड पार्ट, सारा एग्जाम्पल सेम कॉन्सेप्ट है, अपने से भी तुम अब समझ सकते हो, वेरी इजी। ऑन शेकिंग और गिविंग जर्क्स टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। तुम अगर किसी पेड़ के, जो पेड़ का ब्रांचेस है उसको हिलाते हो, जर्क देते हो, तो क्या होता है? फ्रूट्स गिर जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ब्रांचेस को हिला रहे हो तो ब्रांचेस कम इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट द फ्रूट्स दे टेंड टू रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो मोशन में नहीं आना चाहता है फ्रूट्स, क्योंकि वो अपना कौन सा प्रॉपर्टी है उसमें? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन ब्रांचेस में भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, लेकिन उसको तुम मूव इजीली कर दे रहे हो तो मोशन में वो ज्यादा जल्दी आ जा रहा है, लेकिन फ्रूट्स इजीली मोशन में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से दोनों में डिटैचमेंट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। क्या लिखा हुआ है? द रीजन इज दैट व्हेन द स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर शेकन दे कम इन मोशन, वो तुरंत मोशन में आ जाता है। while the fruits due to inertia of rest, यहाँ inertia of rest लिखना, ठीक है, remain in the state of rest, thus the massive and weakly attached fruits get detached from the branches and fall down due to the pull of gravity. Simple, simple, simple. Next, on striking the coin at the bottom of a pile of carom coins, कैरम बोर्ड तो हर कोई खेला होगा, कैरम जो गेम है उसमें हम कैरम का जो कॉइन्स होता है, गोटी होता है, एक के ऊपर एक हम सजा के अगर रखते हैं, एक पाइल बना के रखते हैं, तो अगर हम स्ट्राइकर से एकदम लोएस्ट कॉइन को मारते हैं तो व्हाट विल हैपन? द लोएस्ट कॉइन ओनली मूव्स अवे। ऐसा एक्सपीरियंस किए होगे तुम लोगों में से बहुत कोई, ठीक है। अगर हम एक पाइल ऑफ कॉइन्स को मारते हैं, कैरम कॉइन्स का नीचे वाला कॉइन को, तो सिर्फ नीचे वाला कॉइन मूव कर जाता है, while the rest of the pile remains intact। ऊपर का जो कॉइन्स है वो अपने ही इंटैक्ट रहता है, वो गिरता नहीं है। कई बार ऐसा होता है। इसका रीजन वही है कि जैसे तुमने नीचे वाला कॉइन को मारा तो तुरंत वो अपना स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, लेकिन द अपर कॉइन्स, इसके ऊपर का कॉइन्स, दे रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड देयरफॉर दे रिमेन इंटैक्ट। ओके, वेरी सिंपल, तुम इसको पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, सारा एग्जाम्पल्स इसी तरह से है। एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक से मैंने ले लिया, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, तुम अपने से लिख लेना, क्योंकि तुम, आई थिंक डेफिनेटली तुम लिख पाओगे। यहाँ पे क्या किया है? व्हेन अ स्मूथ कार्ड, एक स्मूथ कार्ड है प्लेस्ड ओवर अ माउथ ऑफ अ टम्बलर, टम्बलर मतलब कांच का ग्लास, उसके ऊपर एक स्मूथ कार्ड हमने रख दिया और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया? एक कॉइन रख दिया। ओके, नाउ इज फ्लिकर्ड शार्पली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमने इसको फ्लिक किया, फ्लिक मतलब हिट किया हॉरिजॉन्टली, कार्ड को हिट किया, तो कार्ड फ्लाइज अवे, कार्ड क्या हो जाता है? इधर उड़ जाता है, फिगर में देखो, और कॉइन क्या है? कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है। एंड द कॉइन केप्ट ओवर द कार्ड फॉल्स इनटू द टम्बलर, वो टम्बलर में गिर जाता है, लेकिन कार्ड आगे भाग जाता है। तो क्यों होता है? ये कॉइन क्यों नहीं भागता है कार्ड के साथ? क्योंकि ये तो कार्ड के ऊपर रखा हुआ था। तो इसको तुम अपने से लिखना, आई थिंक तुम डेफिनेटली लिख पाओगे। बहुत लोग तो आंसर अभी भी बोल रहे होंगे कि, जैसे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपने वर्ड से लिख लेना कि कार्ड को मैंने जब मारा तो कार्ड कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट द कॉइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन इट्स ओन पोजिशन, एज अ रिजल्ट देन इट फॉल्स डाउन इनटू द ग्लास ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें बॉडी ओरिजिनली किस पोजीशन में था, शुरुआती में किस पोजीशन में था? रेस्ट में था, उसको मोशन में लाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात किए थे। लेकिन अभी हम क्या बात करेंगे कि बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश की जा रही है, तो वो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अ साइक्लिस्ट riding along a level road
डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ही स्टॉप्स पेडलिंग। तुम साइकिल चला रहे हो, पेडल मान लो स्टॉप, पेडल करना स्टॉप कर दिए, ब्रेक भी नहीं मारे, तो क्या साइकिल तुरंत रेस्ट में आ जाएगा? नहीं। पेडल करना स्टॉप कर दिए तो धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको रेस्ट में आने के लिए। यानी वो तुरंत रेस्ट में नहीं आना चाहता है, वो मोशन में ही रहना चाहता है। लेकिन क्या करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लग रहा है और वो धीरे 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 रेस्ट में आ गया। लेकिन वो रहना किस स्टेट में चाहता है? साइकिल मोशन के स्टेट में ही रहना चाहता है। द रीजन इज दैट द बाइसिकल कंटिन्यूज टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो मूव करना चाहता है इवन आफ्टर द साइक्लिस्ट स्टॉप सप्लाइंग द फोर्स टू द पेडल। द बाइसिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टरवर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिटार्डिंग फोर्स, यानी ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बाइसिकल एंड द ग्राउंड। तो एक तो ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, इसके वजह से वो आ गया, लेकिन आना चाहता नहीं था। उसने चाहत था साइकिल कि वो मोशन में ही रहे। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। When a passenger jumps out of a moving train, he falls down. कोई अगर पैसेंजर है चलती गाड़ी से, ट्रेन से, वो कूदता है, नीचे उतरता है, वो गिर जाता है, he falls down. इसको कभी भी मत करने जाना। Okay, my dear students, never try to do this. Never try to jump out of a moving train or out of a moving bus. Never do it. It's very dangerous. तो वो क्यों गिर जाता है? क्योंकि अब जब तक वो बस के अंदर था, चाहे वो खड़ा ही क्यों ना हुआ हो या बैठा ही क्यों ना हुआ हो, वो बस के साथ मूव कर रहा था। यानी उसका एंटायर बॉडी किस स्टेट में था? उसका एंटायर बॉडी मोशन में था। लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदा, जमीन में कूद गया, तो जमीन में कूदने के साथ साथ उसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तुरंत किस स्टेट में आ जाता है? तुरंत रेस्ट के स्टेट में आ जाता है। लेकिन उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहता है। तो उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहता है, बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जमीन के कांटेक्ट में आ गया, तो वो रेस्ट में आ गया। तो ये जो डिफरेंस आ गया टाइम का टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट, इसके वजह से क्या होता है कि ये पैसेंजर गिर जाता है एंड गेट हर्ट। दिस अब रीजन पढ़ लेते हैं। दिस इज सो बिकॉज इनसाइड द ट्रेन हिज होल बॉडी वॉज इन द स्टेट ऑफ मोशन विद द ट्रेन। ऑन जंपिंग आउट of the moving train, as soon as his feet touch the ground, जैसे ही उसके पैर जमीन को टच करता है, the lower part of the body comes to rest, no doubt, while the upper part still remains in motion due to inertia of motion. इस चीज को मत छोड़ना, inertia of motion. As a result, he falls down and gets hurt. अब कभी कभी क्या होता है कि चलती हुई गाड़ी से मुझे उतरना कंपलसरी हो जाता है। जैसे एक बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोलकाता में मैं गया था। कोलकाता में बस को बहुत स्लो कर दिया जाता है जनरली, जब बहुत भीड़ रहता है, बहुत क्राउडेड एरियाज में, बस स्टैंड में उसको कम्प्लीटली रेस्ट में नहीं लाया जाता है और उसी चलती हुई बस से लोग उतरते हैं। एंड इट इज़ वेरी कैजुअल, वेरी यूजुअल, ऑल्दो इट इज़ वेरी बैड, इट इज़ रॉन्ग, ये गलत चीज़ है, लेकिन ऐसा ही मैंने ऑब्जर्व किया। और बस को बहुत स्लो कर दिया जाता है एंड पीपल कीप ऑन गेटिंग डाउन ऑफ द बस। तो मुझे तो शुरुआती में बड़ा दिक्कत हुआ कि आई वॉज नॉट यूज्ड टू विद दिस, कि आदमी, मैं देख रहा था अदर्स आर इजीली गेटिंग डाउन ऑफ द मूविंग बस का स्पीड बहुत स्लो था, लेकिन देन ऑल्सो इट वॉज डिफिकल्ट। तो मैं पहले बार जब उतरने की कोशिश किया तो मुझे चोट लग गया, बिकॉज क्योंकि मेरा आदत नहीं था। बट देन व्हाट हैपेंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर तुमको उतरना ही है चलती हुई गाड़ी से, वो गाड़ी काफ़ी स्लो अगर हो गया है, अगर उतरना ही है, कंपल्सरी ही है, तो तुम जैसे ही उतर रहे हो, यू कंटिन्यू टू रन इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द बस। तुम थोड़ी दूरी तक दौड़ जाओ, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ी देर तक दौड़ जाओ और धीरे धीरे तुम अपना बॉडी को रेस्ट में ले आओ, तब तुम नहीं गिरोगे, तुम्हारे गिरने का चांस बहुत कम हो जाएगा। एंड देन आई लर्न दिस, बिकॉज कुछ दिन मैं कलकत्ता में था, एंड देन आई लर्न दिस एंड देन आई यूज टू get this into my practice. Although it is very wrong, you should not get down of a moving vehicle unless and until it is very very emergent. तो ये क्यों होता है? चलती हुई गाड़ी से अगर मुझे उतरना ही है तो मैं अगर थोड़ा दौड़ जाऊं तो मेरा गिरने का चांस कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं गाड़ी में था तो मैं तो मोशन के स्टेट में था, आई वॉज इन द स्टेट ऑफ मोशन। नाउ एज आई कम डाउन ऑन द ग्राउंड, तो तुरंत अगर मेरा बॉडी, मेरा लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाएगा तो मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपर पार्ट तो अभी भी मोशन में रहना चाहता है, क्योंकि वो मोशन में था। तो मुझे जमीन के उतरने के बाद भी, जमीन पर उतरने के बाद भी मेरे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को तुरंत रेस्ट में नहीं आने देना है, मुझे उसको स्टिल मोशन में रखना है, ताकि ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरा अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों एक साथ
रेस्ट में आ सके एंड आई विल नॉट फॉल डाउन इन दैट केस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. Okay, a ball thrown vertically upwards by a person in a moving train comes back to its own hand. तुम ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और कभी एक बॉल लेकर कैच करना, ऊपर की तरफ फेंकना, ऊपर एकदम वर्टिकल फेंकना, और देखोगे बॉल तुम्हारे हाथ में आके गिरेगा, जबकि ट्रेन मूव कर रहा है. यानी ट्रेन जब मूव कर रहा है, तुम बॉल को हवा में फेंके हो, तो ट्रेन के साथ साथ तो तुम तो आगे बढ़ गए हो, तो बॉल को तो तुम्हारे पीछे गिरना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बॉल हवा में अगर है तो हवा में भी बॉल क्या होता है, ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ जाता है, इसीलिए वो तुम्हारे हाथ में ही गिरता है, वो तुम्हारे पीछे नहीं गिरता है. इन द एयर ऑल्सो द बॉल मूव्स इक्वली एज यू हैव मूव्ड अहेड. तो रीजन क्या है? द रीजन इज दैट एट द मोमेंट व्हेन द बॉल वाज थ्रोन इट वाज इन मोशन. ट्रेन के अंदर वो मोशन में है. Along with the person and the train, it remains in the same state of forward motion. देखो इसको समझो. It remains in the same state of forward motion even during the time the ball remains in the air. हवा में रहने के दौरान भी वो सामने की तरफ फॉरवर्ड मोशन में रहता है. The person inside the air, the inside air, मतलब वो आदमी, फिर उसके बाद वो जो हवा जो ट्रेन के अंदर है वो एयर, एंड द बॉल, और वो बॉल, वो तीनों चीज एक साथ अहेड मूव करता है. ऑल मूव अहेड बाय द सेम डिस्टेंस ड्यू टू इनर्शिया. कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन. एंड सो द बॉल फॉल्स इनटू द पाम ऑन इट्स रिटर्न. वो हाथों में ही गिरता है. दिस इज क्लियर आई होप. और चौथा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. व्हेन वेरी सिंपल है, सब चीज सिमिलर है, तुम लोग एग्जाम्पल अपने से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप्स सडनली. तुम अगर कार में बैठे हुए हो या ट्रेन में बैठे हुए हो या बस में बैठे हुए, वो मूव कर रहा था, सडनली उसमें ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, सडनली अचानक उस पर रोक देता है. द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड. तो तुम क्या एक्सपीरियंस करोगे? तुम आगे की तरफ झुक जाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही वो रेस्ट में तुरंत आ गया, तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. इसी वजह से वो आगे की तरफ झुक जाता है. The reason is that in a running car the whole body of the passenger is in the state of motion. When the car stops suddenly, the lower part of the body being in contact with the car comes to rest immediately, but his upper part remains in the state of motion due to inertia of motion. Thus his body leans forward. I hope there is no doubt. अब इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने डिस्कस किया, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है. जैसे इस फोर्थ एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? गिव रीजन व्हाई when a running train या running car stops suddenly the passenger tends to lean forward. तुम्हें इसका रीजन लिखना है और रीजन पे मार्क्स है. तो तुम्हारा होमवर्क भी मैंने वैसा ही क्वेश्चंस दिया है, तुम्हारी एक्सरसाइज से मैंने क्वेश्चन लिया है. तुम अगर अपना बुक एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें भी तुम्हारा एक्सरसाइज, तुम्हारा 3B से मैंने ये क्वेश्चंस उठाया है. उसमें सारा क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3B. सो आई होप यू विल डू द होमवर्क एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, ये भी तुम्हारे बुक से है. नेम द फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स. बताओ कौन सा फैक्टर पे इनर्शिया डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है. इसका आंसर होगा. एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू. हाउ डज इट डिपेंड ऑन मास, बेसिकली ये पूछ रहा है. तो इट डिपेंड्स, कैसे डिपेंड करता है? inertia is directly proportional to the mass, isn't it? More the mass of the body, more the inertia. Less the mass of the body, less the inertia. No doubt. So ये जो questions, all the questions, please solve it and we will meet in the next video. Thank you for watching.